जी सभी को नमस्कार। श्रीमती जे देवी महिला महाविद्यालय बभनान गोंडा के यशस्वी प्राचार्य हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रमौली मणि त्रिपाठी जी, कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि हमारे अतिशय प्रिय शशि दर्शन त्रिपाठी जी, प्रिय भूपेश कुमार मिश्र जी, प्रिय राजेश कुमार श्रीवास्तव जी और आयोजन समिति तथा तकनीकी सहायता कर रहे लोग। प्राचार्य जी से हमारी जब एक सप्ताह पहले लगभग बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कोई ऐसा विषय हो जो इतिहास और भूगोल दोनों को स्पर्श करता हो। हमारे विशिष्ट वक्ता योगेंद्र त्रिपाठी जी का संबोधन मुझसे छूट गया। संस्कृत विषय के हैं और संस्कृत साहित्य मेरा भी बड़ा प्रिय विषय है और मुझे वेदों का अध्ययन करने का, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। तो इतिहास और भूगोल से संबंधित विषय हो और ज्वलंत विषय भी हो तभी उस पर चर्चा करने का कोई हेतु, मतलब और अर्थ निकलता है। इसलिए हमने प्राचार्य जी को सुझाव दिया था कि भारत और चीन का भू राजनीतिक एवं भू ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग कोई बात करें तो ज़्यादा समीचीन होगा। भारत और चीन को लेकर हम अगर प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास में जाएं, प्राचीन संस्कृति में जाएं और वैदिक संस्कृति को खंगालें, पौराणिक संस्कृति को खंगालें, सनातन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में बात करें और संस्कृत वांग्मय के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो बहुत बात लंबी होगी और वह वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है। वह विषय जो प्रासंगिक है वह यह है कि चीन का पिछले 100-150 वर्षों का जो इतिहास है, उस इतिहास के कारण भारतवर्ष पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है और चीन की वर्तमान परिस्थिति कैसी है और आने वाले समय में चीन किस स्थिति में बैठने वाला है, उसका क्या मूल्य और महत्व होने वाला है। एक बात, बहुत सारे लोग, मैं चीन को लेकर और भारत को लेकर लगभग 20-21 वेबिनारों में भाग ले चुका हूं इस कोविड काल में। कुछ बातें तो बहुत स्पष्ट हैं चीन को लेकर कि चाहे हांगकांग हो, मकाओ हो, ताइवान हो या तिब्बत हो, इनसे जुड़ा विषय जो चीन का है उनको लेकर भारत के साथ दुनिया खड़ी होगी कि नहीं, यह एक अबूझ पहेली है। क्योंकि भारत जब चीन को, तिब्बत को लक्ष्य करके, हांगकांग, मकाओ या ताइवान को लक्ष्य करके चर्चा करेगा या समस्याओं को देखने, सुलझाने की कोशिश करेगा तो दुनिया हमारा साथ नहीं देगी। क्योंकि दुनिया का, या सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस या इजराइल या ग्रेट ब्रिटेन या जर्मनी या इटली या जापान या ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों का अपना एजेंडा है, अपनी इनकी ज़रूरतें हैं, अपनी इनकी वैश्विक पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग ही भारत के साथ ये सहयोग करते हैं अथवा नहीं करते हैं और उसी के अनुसार ये अपना निर्धारण भी करेंगे कि भारत के साथ उनका कैसे संबंध हो। क्योंकि भारत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको भी लाभ पहुंचाने या न पहुंचाने की स्थिति में है, लेकिन तिब्बत, हांगकांग, मकाओ और ताइवान ऐसी स्थिति में नहीं हैं। उनके पास उत्साह और साहस बहुत है, लेकिन वे स्थिति में नहीं है कि वो चीन, इन देशों का जो भारत के साथ खड़े होने वाले हैं उनके साथ कोई बेहतर या मजबूत भूमिका निर्वाह कर पाएँ। इसलिए जब भारत कहेगा कि हम तिब्बत की मुक्ति चाहते हैं तो वे देश, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तकनीकी पक्ष बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो बार बार इसको प्रेजेंटेशन मोड में कर दे रहे हैं। अभी प्रीति वाजपेयी जी इसको प्रेजेंटेशन मोड में स्क्रीन कर दिए हैं और बार बार लोग ऐसा कर दे रहे हैं, तो इससे व्यवधान हो रहा है। इसलिए कृपया अनावश्यक स्क्रीन को न छेड़ें तो अच्छा है।
अगर भारत कहता है कि हम ताइवान की, हांगकांग की, मकाओ की मुक्ति चाहते हैं, उनकी परम स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो ऐसी हालत में दुनिया के लोग भारत के साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए भारत को अपने स्वयं के संदर्भों में, स्वयं के राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में, स्वयं के सीमा की सुरक्षा के संदर्भ में विचार करके और दुनिया का सहयोग लेकर चीन के साथ गतिविधि करनी चाहिए, और भारत नए संदर्भों में उसी प्रकार की गतिविधि कर रहा है। यह एक पक्ष है भारत का जो उसको वर्तमान समय में समझने की आवश्यकता है। इसलिए बीच में यह प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है कि तिब्बत का क्या होगा, ताइवान का क्या होगा, मकाओ का क्या होगा, हांगकांग का क्या होगा। भारत की स्थिति जब बेहतर होगी और चीन खराब स्थिति में होगा तो भारत उनके लिए कार्य कर पाएगा और उनको मुक्ति दिला पाएगा, ये तय है। और आने वाला समय वैसा आएगा ही, यह भी तय है। दूसरा एक पक्ष है इससे जुड़ा हुआ, वह यह है, और इसको ठीक से समझना चाहिए कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू की गई, क्योंकि भारत को पूंजीवादी देशों और साम्यवादी देश, पूंजीवादी देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और पूंजीवादी देश यानी सोवियत संघ, दोनों से सहयोग चाहिए था, आर्थिक मदद चाहिए थी। और वर्तमान संदर्भ में यह विषय बहुत प्रासंगिक है, इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू कर दिया। हमको इन दोनों से सहयोग चाहिए था, इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपने देश में लागू कर दिया वैदेशिक नीति के रूप में। लेकिन वो इतना अदूरदर्शी और अज्ञानतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि दुनिया में हम कहते हैं कि शीत युद्ध के कारण भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति लागू करनी पड़ी। शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ और संयुक्त राज्य के बीच शीत युद्ध का वातावरण था, इसलिए हमको मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करनी पड़ी। शीत युद्ध का वातावरण था कहाँ, इसको कोई नहीं बताता। जब पहले विश्व युद्ध में 1914 से 1919 तक और दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक ही पक्ष के साथ खड़े होकर, यानी कि ऑस्ट्रिया के साथ खड़े होकर, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ खड़े होकर, या वो युद्ध कर रहे थे, यानी कि फ्रांस के साथ खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। जब उन दोनों राष्ट्रों का पक्ष एक था तो उन दोनों के बीच शीत युद्ध कहाँ था, संघर्ष कहाँ था, कब संघर्ष हुआ उन दोनों के बीच? जो भी संघर्ष हुआ वो निजी आर्थिक हितों को लेके था, और वो संघर्ष कभी भी युद्ध काल की या आपातकाल की परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हुआ। इसलिए शीत युद्ध की संकल्पना ही दुनिया में जो पढ़ाई और बताई जाती है, वह संकल्पना ही वास्तविक धरातल पर कहीं स्टैब्लिश नहीं करती, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और इसलिए भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रयोग करना और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति का प्रयोग करना कहीं से भी तर्कपूर्ण और उचित नहीं था। भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था का पालन करना चाहिए था जिस अर्थव्यवस्था में मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली का कहीं कोई उपयोग न हो। वस्तु और सेवा आधारित विनिमय प्रणाली हमेशा स्थायी होती है, उसमें कभी भी मुद्रास्फीति का संकट नहीं होता, उसमें कभी भी मुद्रा के अवमूल्यन का संकट नहीं होता, उसमें कभी भी मंदी का संकट नहीं खड़ा होता। वस्तु और विनिमय आधारित प्रणाली जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होती है तो वह व्यवस्था, वह देश कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में नहीं जाता। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने के कारण हमको मुद्रा आधारित विनिमय प्रणाली की तरफ जाना पड़ा और वह देश के लिए घातक क्रमशः होता चला गया। और उसी के कारण हमको वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, पूंजीवाद, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के भी आगोश में जाना पड़ा। इस कारण यह एक दूसरा पक्ष है जो भारत और चीन के संबंधों पर विचार करने की जरूरत पड़ती है। एक तीसरा पक्ष है जिस पर हमको भारत चीन के संबंधों को लेकर विचार करना पड़ता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर, इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ये किताबों में चर्चा में भी नहीं आता, लेख भी इस पर लिखे नहीं जाते और इसका कहीं उदाहरण भी नहीं कोई देता। सब लोग जानते हैं कि चीन में 50% के आसपास आबादी
बौद्ध समुदाय की है। चीन में लगभग 25%, 24 से 25% आबादी ताओ मतावलंबियों की है। लगभग 15% आबादी वहाँ कन्फ्यूशियस मतावलंबी है। यानी 90% आबादी या तो बौद्ध है, या तो ताओ है, या तो कन्फ्यूशियस हैं। 10% वहाँ जो आबादी है उस आबादी में या तो हिंदू हैं, या तो मुसलमान हैं, या तो ईसाई हैं, या तो यहूदी हैं। यानी दुनिया के अन्य समुदायों के लोग 10% मात्रा में विद्यमान हैं वहाँ। हमको आपको सबको समझना चाहिए कि भारत की जो मूल सांस्कृतिक विरासत है, वह मूल सांस्कृतिक भारत की विरासत जो सनातन संस्कृति है, उन सनातन संस्कृति में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों बातों का पालन बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस तीनों करते हैं। पहला, वहाँ बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस तीनों कन्फ्यूशियस मतावलंबियों द्वारा मान्यता प्राप्त, कन्फ्यूशियस मतावलंबियों द्वारा स्वीकृत और कन्फ्यूशियस मतावलंबियों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले अपने पारिवारिक और नैतिक समस्याओं का जो समाधान है, ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक और नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए चीन में सभी बौद्ध, ताओ और स्वयं कन्फ्यूशियस मतावलंबी की मान्यता के अनुसार उपयोग में लाते हैं, व्यवहार करते हैं, उनका अनुपालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। यानी पारिवारिक और नैतिक समस्याओं के समाधान के लिए पारिवारिक और नैतिक मूल्य भारत में और भारत की सनातन संस्कृति में कितने महत्वपूर्ण हैं, हम आप सभी जानते हैं। दूसरा विषय है कि स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए वहाँ चाहे बौद्ध हों, चाहे कन्फ्यूशियस हों, चाहे ताओ हों, स्वास्थ्य एवं मनोविज्ञान को लेकर ताओ मत द्वारा मान्य, ताओ मत द्वारा स्वीकृत और ताओ मत द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाली चीज़ों का अनुसरण और अनुपालन ये तीनों लोग करते हैं। और संस्कार तथा अंतिम संस्कार जो व्यक्ति का होता है, इससे जुड़ी बातों, समस्याओं और व्यवहारों को लेकर चाहे वो बौद्ध हों, चाहे ताओ हों, चाहे कन्फ्यूशियस हों, वो सभी बौद्ध मत के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब यह बात स्पष्ट है कि चाहे पारिवारिक और नैतिक विषय हो, चाहे स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से संबंधित विषय हो, चाहे संस्कार और अंतिम संस्कार से जुड़ा विषय हो, इन विषयों को छोड़ दिया जाए तो जीवन से संबंधित विषय बचते ही कहाँ हैं? नहीं बचते हैं। और ये सभी भारत की मूल सांस्कृतिक विरासत के आधार हैं और ये सभी चीन के 90% जनता आबादी के आधार हैं, यानी ताओ, बौद्ध और कन्फ्यूशियस के आधार हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसकी वहाँ सत्ता है और जिसके अधीन वहाँ सेना कार्य करती है और जिसके अधीन वहाँ सरकार है, यानी 3 वहाँ पावर के 3 पोल हैं। एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा वहाँ की सेना और तीसरा वहाँ की सरकार। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की सरकार और सेना दोनों को गवर्न करती है, दोनों का संचालन करती है, क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का होता है। उसका पूरा उत्तरदायित्व, पूरी जिम्मेदारी और पूरा निष्ठा और समर्पण चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति होती है। ली जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति हैं, वही सेना और सरकार के भी प्रमुख हैं। इन 90% आबादी पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनके तीनों निकायों का किसी तरह का कोई समग्र प्रभाव नहीं है। और ये तीनों मत पंथ भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना और विरासत से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वहाँ की 90% आबादी आंतरिक रूप से, हृदय से भारत विरोधी नहीं है, लेकिन भारत चीन के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, भारत
चीन के उपनिवेशों यानी ताइवान, हांगकांग, मकाओ या तिब्बत को चीन से अलग करना चाहता है, चीन को भारत कमजोर करना चाहता है, चीन से भारत युद्ध करना चाहता है, चीन को भारत खंड खंड करना चाहता है, यह बात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने देश के सभी नागरिकों को गलत तरीके से बताती है, उनको भ्रम में रखती है, उनको उकसाती है, उनको दिग्भ्रमित करती है। और यह कार्य वह इसलिए करती है कि वहाँ की जनता जो वास्तविक अर्थों में भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ महसूस करती है, वहाँ से जुड़ा हुआ महसूस न करे, वहाँ की सरकार की व्यवस्था के साथ खड़ी रहे। और इसलिए खड़ी रहे क्योंकि वहाँ की जो साम्यवादी सरकार है, वह साम्यवादी सरकार उस मान्यता का यानी पारिवारिक और नैतिक मूल्यों का, स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से जुड़े मूल्यों का और संस्कारों से जुड़े मूल्यों को महत्व नहीं प्रदान करती। वहाँ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो नहीं चाहती कि वहाँ के लोग उसका पालन करें। और इसी कारण जब पिछले दिसंबर में चीन में सितंबर अक्टूबर पिछले वर्ष कोविड-19 का दुष्प्रभाव आरंभ हो गया था, उसने 10,000, 5,000, 8,000 सैया के बहुत सारे बेड चिकित्सा के अपने यहाँ अस्पताल बना दिए थे और उसको ये लगा था कि इसको हम फैलाएंगे। तो आप जानते हैं कि जो क्रिसमस का त्यौहार होता है बड़े दिन का, वह दुनिया में सबसे अधिक धूमधाम से, सबसे अधिक यात्रियों के द्वारा, सबसे अधिक पर्यटन करने वाले लोगों के द्वारा चीन में मनाया जाता है। चाहे वो संघाई हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो शेंजोन हो, चाहे गाओजियांग हो, किसी भी जो बड़े शहर हैं वहाँ उसके उत्सव, त्यौहार, पार्टी बीभत्स तरीके से व्याभिचार फैलाने के स्तर पर जाकर वहाँ यह चीज़ मनाई जाती है। और 15 दिन का यानी दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर तीसरे और चौथे सप्ताह में व्यापक पैमाने पर वो मनाया जाता है और दुनिया से 8 से 10 करोड़ लोग चीन में उस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जाते हैं और उससे चीन को बेतहासा आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है। ये विभा शुक्ला जी ने फिर प्रेजेंटिंग मोड में ले आ दिया स्क्रीन। चीन में 8 से 10 करोड़ लोग वहां जाते हैं और इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चीन को इससे बहुत अधिक आर्थिक मदद मिलती है, उसका इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो बढ़ता है, एक्सचेंज फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल करेंसी उसके पास आती है। और इस कारण चीन ने कोविड-19 के दुष्प्रचार, कोविड-19 के दुनिया में फैलने से रोकने के लिए न तो किसी को आगाह किया, न तो किसी को बताया, बल्कि उसको छिपाए रखा, क्योंकि हम बता देंगे तो दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, हमको खराब देश माना जाएगा। और इस चक्कर में उसको फैलने से उसने रोकने में दुनिया को न तो आगाह किया और न तो स्वयं से उसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया, कोई उसके लिए उपाय नहीं किया। और परिणाम यह हुआ कि जब उसके यहाँ क्रिसमस के उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में लोग गए और वहाँ से लौटे, तो आप देखिए चाहे यूरोप हो, चाहे जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के देश हैं, वहाँ जब लोग लौटे वहाँ से, तो लौटकर अपने देशों में, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, सभी देशों में इस कोविड-19 का कितना तेजी से प्रभाव और फैलाव हुआ कि लाखों लाख की संख्या में लोग मर गए, उन देशों में काल कवलित हो गए, क्योंकि बीभत्स तरीके से उस बीमारी को लेकर वो अपने यहाँ से लौटे। यह तीसरा पक्ष है जिसको ध्यान में रखकर, संज्ञान में लेकर हमको, आपको भारत चीन संबंधों को, यहाँ की कूटनीति और रणनीति को और भू राजनीति को समझने की आवश्यकता है। एक चौथा विषय है कि चीन में वर्तमान समय में 18 राज्य हैं, वहाँ 4
केंद्र शासित बड़े महानगर हैं, 2 संघ शासित वहाँ राज्य हैं। कुल मिला के 23-24 वहाँ शासन प्रणाली है जो केंद्र सरकार के अधीन किसी न किसी रूप में कार्य करती है। चीन अगर भारत विरोधी वातावरण अपने देश में हमेशा न बनाए रखे तो चीन के ये देश, ये प्रांत आपस में सोवियत संघ की तरह खंड खंड होकर, बिखर कर, टूट कर नष्ट हो जाएंगे और चीन 15 से लेकर 22 देशों में बंटकर, टूटकर विनष्ट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एक ये चौथा बिंदु है जिस पर हमको विचार करना चाहिए। एक 5वां विषय है जिस पर हमको विचार करना चाहिए कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने सोचा कि हमारे यहाँ केवल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का हम बेतहाशा विकास कर लेंगे तो हम मजबूत अर्थव्यवस्था कहे जाएंगे। और इस कारण उसने पूरी दुनिया से अपने देश में निवेश आमंत्रित किया और अवस्थापनात्मक सुविधा है और चीन उनको संरक्षण प्रदान कर रहा है, इसलिए चीन की तरफ दुनिया के औद्योगिक घराने, बड़े बड़े औद्योगिक देश आकर्षित हुए और उन्होंने वहाँ के अवस्थापनात्मक गतिविधियों में और औद्योगिक एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहाँ इन्वेस्ट किया, निवेश किया। बड़े पैमाने पर निवेश हुआ, हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों डॉलर के वहाँ निवेश हुए और उस निवेश का चीन ने बहुत बेहतर उपयोग किया। और उपयोग इस अर्थ में किया कि कोविड-19 का जो फैलाव उसको करना था और क्रिसमस के अवसर पर उसका विस्तार करना था, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो निवेश किए हुए लोग हैं और उन निवेशकों की लगभग 2.5 से 3 करोड़ आबादी है, वो सारे निवेशक इसके चक्कर में यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भाग जाएंगे, इस देश से चले जाएंगे। और जब जाएंगे तो या तो अपनी संपत्ति, अपना निवेश, अपना कारोबार छोड़ के जाएंगे अथवा हमको औने पौने दाम पर बेच कर जाएंगे। इस प्रकार चीन ने उन लोगों के अर्थव्यवस्था को नष्ट करते हुए उनको जाने के लिए परोक्ष रूप से विवश किया और उनकी संपत्तियों को, उनके सारे संरचनागत ढांचे को क्रय कर लिया। इस प्रकार चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक और तरीके से मजबूत करने का जोखिम भरा और एक कुटिल चाल चलते हुए धोखापूर्ण तरीके से एक षड्यंत्र किया। उसमें भी तात्कालिक रूप से वह चीन सफल रहा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी देश की स्थिति अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र मजबूत तब होता है जब वहाँ के नागरिक उस देश के प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्थागत तंत्र से अपने आप को हृदय से जोड़कर रखता है। अगर हृदय से जोड़कर नहीं रखता तो केवल अवस्थापनात्मक तत्वों के विकास से कभी भी मनुष्यता का और मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। जिस चीन में हम कह रहे हैं कि वहाँ अवस्थापनात्मक सुविधाएं बहुत अधिक हैं, उसी चीन में कोविड-19 के कारण 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिवंगत हो गए, मर गए पिछले 7-8 महीनों में। लेकिन चीन ने अपना आंकड़ा यह छिपाए रखा, दुनिया को बताया नहीं, क्योंकि चीन एक क्रूर देश है, उसको मानुष्यता और मानवता से कोई मतलब नहीं है। उसने बड़ी बड़ी जहाज़ें जिसमें 5,000 8,000 लोग यात्रा कर रहे थे समुद्र में और पता चला उसमें कोविड के पेशेंट हैं, पूरे समुद्र में उस पूरी जहाज को ही डंप करा दिया, डुबो दिया, उसको रॉकेट लॉन्चर लगाकर उसको डंप करा दिया, सीधे ख़त्म करा दिया। शहर के शहर नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए, लोगों को नष्ट कर दिया।
बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनको मानवता और मनुष्यता से कोई मतलब नहीं है। इस तरह के आर्थिक और औद्योगिक विकास और अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास चीन को बहुत कमजोर कर चुका है। चीन की आंतरिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है और इस समय वो दुनिया के टारगेट पर है, दुनिया के एजेंडे में है। दुनिया उसको लक्ष्य करके देख रही है कि वो दुनिया के साथ विश्वासघात किया है। और इस कारण भारत ने पिछले 7-8 वर्षों में, 6-7 वर्षों में विदेश नीति की दृष्टि से गुटनिरपेक्षता को देखकर, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लक्ष्य करके जो कार्य किया है, उस कार्य में भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है। और इस शक्ति में के रूप में उभरने के कारण दुनिया के जितने भी मजबूत देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यहाँ तक कि सोवियत संघ भी, अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो वो चीन के साथ कभी नहीं खड़ा होगा। वो खड़ा होगा तो भारत के साथ खड़ा होगा अथवा तटस्थ रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका भी हित चीन के साथ नहीं, भारत के साथ है। और चीन उसको भी छल कर सकता है, उसके साथ भी धोखा कर सकता है। इस रेफरेंस में भी हमको बात समझने और जानने की कोशिश करना चाहिए। एक बात और भी हमको जानना चाहिए कि चीन कभी भी खुले रूप में खुल्लम खुल्ला भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। भारत से ओपन वो कभी भी वार में नहीं आएगा, ये डेड श्योर है। वो हमेशा छद्म युद्ध करेगा भारत के साथ, हमेशा वो ऐसा युद्ध करेगा जिस युद्ध को भारत की सरकारों ने और व्यवस्था ने बहुत हल्के में लिया, गंभीरता से नहीं लिया पिछले वर्षों में। और गंभीरता से न लेने के कारण वो हमारी जमीन पर कब्जा करता कर चला गया। और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, भारत आक्रमण नहीं करता, ये भारत की पॉलिसी है। लेकिन चीन छद्म युद्ध करेगा, यह उसकी भी पॉलिसी है। और छद्म युद्ध कभी भी भारत के हित में नहीं है। इसलिए भारत के प्रोपगेट करने पर भी चीन युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से खुल के नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है जैसे ही हम युद्ध में खुल के आएंगे तो दुनिया मिलकर हमारा नस्तनाबूद कर देगी और हमको नष्ट कर देगी। और जिस दिन चीन की जनता, 90% जनता यह समझ लेगी, चाहे वो ताओ, चाहे बौद्ध या कन्फ्यूशियस, ये समझ लेंगे कि चीन वास्तव में हमको बरगला रहा है अनावश्यक, हमको अपने से जोड़ने के लिए धोखे में रख रहा है। जिस दिन वो जनता जान जाएगी, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि चीन की जनता या तो अपनी शासन व्यवस्था के विरुद्ध रिएक्ट नहीं करती, और रिएक्ट करती है तो बड़ा बीभत्स तरीके से, बड़ा निर्ममता से रिएक्ट करती है। वो 1911 का इतिहास, जो चीनी क्रांति का सबसे बड़ा इतिहास है, उस इतिहास को याद करिए जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग चीन में मरे थे। 1937 में जब माओ से तुंग ने चीन में एक क्रांति का बिगुल फूंका था, और जिसके कारण 1948 में राजवंशों की संपूर्ण शासन व्यवस्था समाप्त हो गई थी और वहां एक सामान्य सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के रूप में सत्तासीन हुई थी। उस 37-38 में वहां लगभग 65 लाख लोग मरे थे। आप जान लीजिए तियानमन चौक 1989 में जो हुआ था, उसमें करीब 60-62 लाख लोग मरे थे। चीन की जनता या तो रिएक्ट नहीं करती, रिएक्ट करती तो बड़ा कठोरता से, बड़ा मजबूती से रिएक्ट करती है, और उस रिएक्शन में चीन की सरकार उनका दमन करती है। उनको टैंक चलवाकर, बड़ी बड़ी जो लोहे की मशीनें हैं उनके ऊपर जहां आमरण अनशन होता है, वहां बड़ी खड़ी बैठी भीड़ के ऊपर फायरिंग करता हुआ उसको चलाते हुए आगे बढ़ जाती है। किसी का पैर कुचलता है, किसी का पेट, किसी का सर, किसी की बाह, और वो नष्ट करते हुए, जैसे हमारे यहाँ खेत खलियानों में बैल चलाकर हम भूसा या गेहूं की दंवरी या धान की दंवरी करते हैं, इस तरह से वहाँ टैंक चलाए जाते हैं जो हमारी सेना चलाती है पर्वतीय ढलानों पर या रेगिस्तानी इलाकों में। ऐसी गतिविधि चीन संचालित करता है। इसलिए जब भी हम चीन को लेकर इस तरह का कार्य करते हैं तो हमको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चीन का यह पूरा सेटअप और पूरा नेटवर्क बहुत ही
हाँ, हमारे यहाँ नेटवर्क चला गया था बिजली जाने के कारण। आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? तो ये चीन की जो परिस्थिति है, चीन अपने अंतर्द्वंद को, अपने आंतरिक संकट को, अपनी विपदा को समाप्त करने के लिए, उस विपदा को छिपाए रखने के लिए भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध और साजिश करने की कोशिश करता है लगातार, और उस कोशिश में चीन कभी सफल नहीं होगा। हमें आप सबको यह ध्यान रखना होगा कि भारत का जो भी कार्य है, भारत का जो नेतृत्व है, वह नेतृत्व वैश्विक वैदेशिक नीति जो गुटनिरपेक्षता की थी, वैश्विक आर्थिक भारतीय नीति अर्थव्यवस्था को लेकर जो थी, उससे उबर चुका है, निकल चुका है। आर्थिक मंदी की चर्चा भारत में वर्तमान समय में बहुत सारे लोग करते हैं। दुनिया में पिछली शताब्दी में आर्थिक मंदी के 3 दौर आए। उन तीनों दौर जो आए उनमें भारत को ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। वर्तमान आर्थिक मंदी वैश्विक आर्थिक मंदी है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे जो भी देश हो, उन सारे देशों की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट पड़ी हुई है, बहुत खराब हालत में है। भारत की अर्थव्यवस्था के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है। साल 2 साल में क्रमशः हम फिर पटरी पर आ जाएंगे, क्योंकि भारत में आज भी मुद्रा आधारित नहीं बल्कि वस्तु एवं सेवा आधारित विनिमय प्रणाली का आज भी वातावरण है, और उस वातावरण से हम संभलने में सफल हो जाएंगे। एक बात जो हमको चीन से सीखनी चाहिए, आप जानते हैं कि दुनिया में औद्योगिक विकास के, तकनीकी विकास के, उद्यमिता विकास के जितने भी मॉडल और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें से 100 में से 75-78 कार्यक्रम या 78 to 75% जो कार्यक्रम हैं वो या तो चीन द्वारा, या तो जापान द्वारा, या ताइवान द्वारा चलाए जाते हैं। और ये तीनों देश कहीं से भी अंग्रेजी को कोई महत्व प्रदान नहीं करते हैं। या अपनी देश की भाषा चाइनीज, अपने देश की भाषा ताइवानी, क्या कहते हैं, कोरियन लैंग्वेज, अपने देश की भाषा जापानीज, इन्हीं का व्यवहार करके, उपयोग करके अपना तकनीकी उद्यमिता का विकास और औद्योगिक विकास करते हैं। दुनिया में 80%, 78% तक के मॉडल केवल इन्हीं तीनों देशों से आते हैं। हमारे देश में हम समझते हैं कि हम वैज्ञानिक तभी कहे जाएंगे जब हम अंग्रेजी जानेंगे, हम विद्वान तभी कहे जाएंगे जब हम अंग्रेजी जानेंगे, हम विद्वान तभी कहे जाएंगे जब अंग्रेजी के 10 विद्वानों को और अंग्रेजी के 10 पुस्तकों का उल्लेख करेंगे, कोट करेंगे, तभी हमारा भाषण महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि आप पुरातन संस्कृति वाले देश हैं, आप चिरंतन संस्कृति वाले देश हैं, आप सनातन संस्कृति वाले देश हैं। हम जब सनातन संस्कृति कहते हैं तो सनातन संस्कृति तक ही बात सीमित नहीं रहती। पुरातन यानी आज से वैदिक काल में 5000 8000 वर्ष पहले जो हम थे, आरंभिक हमारी सभ्यता का जो कालखंड था, वह हमारी पुरातन संस्कृति का स्रोत है। वहां से लेकर अब तक जो बात और परिस्थिति आई है, वह हमारी चिरंतनता का यानी लगातार क्रम में आते हुए व्यवस्था का द्योतक है। और वो व्यवस्था आज भी खड़ी है, इसलिए वो सनातन है। चिरंतन था, पुरातन लेकर आया, सनातन के रूप में आज भी खड़ी है। और इसलिए खड़ी है, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, सत्ता नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, अलौकिक पारलौकिक कोई सत्ता नहीं होती, तो ऐसे अज्ञानियों से बार बार मैं प्रश्न पूछता हूं कि जिसको आप विज्ञान कहते हैं, वह विज्ञान एक सिद्धांत पर आधारित है। वो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि सृष्टि में, प्रकृति में, पृथ्वी पर, ग्रहों उपग्रहों पर कार्य होगा, कर्म होगा, क्रिया होगी। और क्रिया होगी ये तय है। क्रिया होगी तो उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा। अगर क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का कोई ना कोई कर्ता होगा, उसको करने वाला कोई होगा। इस पृथ्वी का जो परिणाम है, हिमालय पर्वत एक परिणाम है, अटलांटिक महासागर एक परिणाम है,
एशिया महाद्वीप एक परिणाम है, प्रशांत महासागर एक परिणाम है, गंगा नदी एक परिणाम है, गंगोत्री एक परिणाम है, अरावली पर्वत श्रेणी एक परिणाम है, पश्चिमी घाट एक परिणाम है, पूर्वी घाट एक परिणाम है, रामेश्वरम एक परिणाम है, पाक जल डमरू मध्य एक परिणाम है, हिंद महासागर एक परिणाम है। ये परिणाम है तो ये सारे परिणाम किसी क्रिया के परिणाम हैं, और वो क्रिया के परिणाम हैं तो उस क्रिया को करने वाला कोई था। वो क्रिया को करने वाला कौन था? उस क्रिया को करने वाला कार्ल मार्क्स नहीं थे, उस क्रिया को करने वाले प्लेटो नहीं थे, उस क्रिया को करने वाले अरस्तु नहीं थे, उस क्रिया को करने वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, उस क्रिया को करने वाले चाउ एंड लाई और माओ से तुंग नहीं थे। उस क्रिया को करने वाली कोई अलौकिक दिव्य सत्ता थी। और इसी को पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में, वेदांत दर्शन में ब्रह्म कहा गया। वो जो शक्ति है वो अलौकिक, पारलौकिक, अदृश्य सत्ता और शक्ति, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म को आप ईश्वर कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, उसको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। वही जो अलौकिक सत्ता है, उसी सत्ता के कारण वैदिक संस्कृति का अस्तित्व है, क्योंकि उसी अलौकिक सत्ता के कारण सृष्टि और प्रकृति है। सृष्टि और प्रकृति का जो स्रोत है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो हमारे सामने संसाधन के रूप में होता है। वो संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, मृदा संसाधन। इन्हीं संसाधनों से लौकिक जगत का अस्तित्व है। वेदों में क्या वर्णन है? वेदों में, वेदों की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं, और वेदों के अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य हैं। सूर्य के अस्तित्व को कोई नकार पाएगा? जब हम यौगिक क्रिया करते हैं, योग करते हैं, तो उसका आरंभ स्थान सूर्य नमस्कार से होता है। सूर्य के गतिविधि को, सूर्य के क्रियाओं को, सूर्य की संरचना को कौन सा वैज्ञानिक है जो इसका खंडन करता है और इसको अस्वीकार कर देगा? सूर्य के और महत्व को। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो गायत्री मंत्र के जप में भी हम वास्तव में सूर्य की आराधना करते हैं। और वेदों की ऋचाओं में इन्हीं संसाधनों के विशेषताओं का, गुणों का और महात्म्य का वर्णन है। वेदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद, अथर्ववेद, किसी भी वेद में आप जाइए तो वेदों की ऋचाओं में अग्नि सूक्त है, वायु सूक्त है, वन सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, वरुण सूक्त है। ये सब संसाधन है, उसके देवता हैं, और उन्हीं देवताओं को हम संसाधन मानते हैं। उन संसाधनों को हम इन सब व्यवस्थाओं में प्रयोग करते हैं। इसलिए हम भारत की अलौकिक संस्कृति वाले देश हैं, और इस अलौकिक संस्कृति वाले देश में कभी भी भारत कठिन दौर में नहीं है। उस कठिन दौर से भारत निकल रहा है। चीन कठिन दौर में है, इसलिए हमारे साथ छद्म युद्ध कर रहा है। आने वाला समय हमारा होगा। चीन अगर छद्म युद्ध करेगा तो भी भारत उससे निपटेगा, छद्म युद्ध नहीं करेगा तो भी चीन खंडित होगा, और ओपन युद्ध करेगा तब भी चीन खंडित होगा, क्योंकि वहां की जनता अब उद्वेलित है, आंदोलित है, अपने सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पा रही है। बोलने के लिए उनके यहाँ नियम और व्यवस्था और संविधान में प्रावधान भी नहीं है। वहां कुल 13 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन 13 राजनीतिक पंजीकृत दलों को केवल सरकार को सुझाव देने का हक है, सरकार के विरुद्ध बोलने और उनके नीति, नियम और कार्यक्रम की अनदेखी करने और उनकी निंदा करने का हक नहीं है। इसलिए भारत की स्थिति मजबूत होगी। आने वाले समय में चीन की स्थिति निश्चित रूप से कमजोर होगी, क्योंकि वो समय है 1911 में चीन में रक्तपात हुआ, 37 में रक्तपात हुआ, 66 में रक्तपात हुआ, 89 में रक्तपात हुआ। और आप ध्यान में रखिए कि जब माओ से तुंग 1976 में दिवंगत हो गए तो 1978 से जाओ जियांग जब वहां आए तो उस जाओ जियांग ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहां लागू किया। सरकार साम्यवादी है, अर्थव्यवस्था वहां पूंजीवादी है। यह टसिल, यह संघर्ष भी चीन को बहुत खराब स्थिति में ले जा रहा है। वो अपने अंतःकलह को, अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को व्यक्त नहीं कर पा रहा है।
पूरी दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी हो रही है और खड़ी होगी। भारत को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। अपने पीछे किए गए गलतियों से सबक लेकर आगे कार्य करने की जरूर है, क्योंकि आप जानते हैं जो पहली जनगणना हुई थी भारत में, जो भूगोल के लोग हैं ठीक से जानते होंगे, इतिहास के लोग भी जानते होंगे, उस जनगणना में भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 82 लाख वर्ग किलोमीटर था। चीन का क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। चीन का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस बात को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और हम निर्मम देश नहीं हैं, हम सहनशील देश हैं, प्रेम भाईचारे वाले देश हैं, हम आपसी सौहार्द और प्रेम में जीने वाले देश हैं। हमारी संस्कृत सभ्यता मजबूत न होती तो हम 135 करोड़ होकर आज भी हमारे यहाँ 1 लाख लोग कोविड-19 के कारण अभी नहीं गए हैं। एक व्यक्ति का जाना भी हमारे देश में दर्द, पीड़ा और कष्ट का कारण होता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बहुत शक्तिशाली संसाधनों की दृष्टि से उत्कृष्ट देश कहते हैं, वहां 5 लाख से अधिक लोग मर गए, जबकि उनकी जनसंख्या केवल 34 करोड़ है। हमारी 1/4 जनसंख्या है। चीन में 2.5 करोड़ से अधिक लोग मर गए, हमसे उनकी जनसंख्या केवल 6 करोड़ अधिक, 139-40 करोड़ केवल है। हम 134-35 करोड़ हैं, 5-6 करोड़ केवल वहां जनसंख्या वर्तमान समय में अधिक है। इसलिए हमको इन सभी रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में, वर्तमान संदर्भों में पीछे के इतिहास को हम जानें, समझें, देखें, विचार जरूर करें, लेकिन आने वाले संदर्भों को भी, वर्तमान संदर्भों को भी, पिछले 50-60 वर्षों के घटित संदर्भों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस माओ से तुंग ने चीन में और क्रांति लाकर वहां साम्यवादी व्यवस्था लागू किया, उसी माओ से तुंग के 1900, बहुत रिमार्केबल बात है, 1976 में उनका देहांत होता है और 1978 में चीन में पूंजीवादी अर्थतंत्र लागू हो जाता है। इन सब रेफरेंस में हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि इस रेफरेंस में विचार करें और विचार करके हम आगे व्यवहार करें। ये सुधांशु सिंह जी हैं। अगर आप हम पर अनुग्रह करें तो आपके द्वारा मैं ब्रह्म के बारे में जानना चाहता हूं। अगर आपसे जुड़ने का कोई माध्यम हो तो कृपया प्रबंधन समिति अथवा कृपा कर आप ही हमें माध्यम उपलब्ध कराएं। प्राचार्य जी के पास, भूपेश जी के पास हमारा ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पता सब कुछ है। आप ब्रह्म के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में जितना भी चर्चा वार्ता करना चाहते हैं, हम खुले तौर पर आपके लिए उपलब्ध हैं। हमारा सटीक संवाद नाम से यूट्यूब चैनल है, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर, उसमें 4 तो केवल ज्ञान परंपरा और ब्रह्म को लेकर वीडियो उपलब्ध हैं, 45-50 मिनट के। आप उसको सुन लीजिए और उसके बाद भी आपको समाधान न हो तो उसमें और भी वीडियो उपलब्ध हैं, सुधांशु सिंह जी, उसको भी सुन लीजिए। उसके बाद भी ना समाधान हो तो आप हमसे वार्ता कर लीजिए। उसके बाद भी ना समाधान हो तो आप हमसे मिल के चर्चा कर लीजिए। हो सकता है कि हम आपका समाधान कर पाएँ, हो सकता है आपसे भी मैं आपके ज्ञान से मैं लाभान्वित हो पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।